हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान IARD की स्थापना के लिए नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज NABCONS के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस हैं बोलीविया, मलावी, जापान, डेनमार्क। सही जवाब ऑप्शन बी, मलावी। मलावी से के साथ अभी जो हमारे विदेश मंत्रालय है भारत का, उसने एक समझौता किया जो कि अफ्रीकी देशों के साथ साथ उनके जो कृषि का जो फाइनेंस होगा, वित्त पोषण और उद्यमिता विकास के लिए उन्होंने एक पैन अफ्रीकी संस्थान का गठन किया जो कि IARD है, जिसमें न केवल मलावी बल्कि अन्य अफ्रीकी देशों के भी जो ट्रेनर्स हैं अपने देश में मानव संसाधन को विकसित करने और अपनी क्षमता का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ये जो संस्थान है IARD, ये भारत द्वारा स्थापित किया जाएगा और ये किसी भी अफ्रीकी देश में इस्टेब्लिश किया जाने वाला अपनी तरह का पहला सेंटर है। ये जो एक समझौता हुआ है इंडिया और मलावी के बीच, ये इंडिया और अफ्रीका के बीच के रिलेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और ना सिर्फ ये स्ट्रॉन्ग करता है बल्कि उनके डेवलपमेंट में भी भारत इफ़ेक्टिवली रूप से अपना सहयोग लगातार देते आया है। अगर आप मलावी की बात करें तो यह एक अफ्रीका महाद्वीप में एक लैंडलॉक कंट्री है। अगर आप देखें ये पूरी तरह से चारों तरफ इसके जो है देश हैं, इसीलिए इसे लैंडलॉक कहा गया है। इसका जो राजधानी है ये है लिलोंगवे। अगर इनके प्रेसिडेंट की आप बात करेंगे तो इनके प्रेसिडेंट का नाम है पीटर मुथारिका। ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ मलावी, जो कि पहले न्यासालैंड के नाम से भी जाना जाता था। ये जो इनके जो पड़ोसी देश हैं, अगर आप देखें तो जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, तंजानिया, ये सारे इनके पड़ोसी देश हैं। और इनका जो ये लेक मलावी है ये, या लेक न्यासा, क्योंकि इनका पुराना नाम न्यासा लैंड था, इसीलिए लेक मलावी जो पहले लेक न्यासा था, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए दोनों ही। अगर आप ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लेक न्यासा कहाँ पे स्थित है, तो आप कहेंगे ये लेक मलावी या न्यासा एक ही है। और ये यहाँ का जो है बहुत ही बड़ी, मतलब मतलब 33% लैंड पे ये लेक मलावी स्थित है मलावी में। तो दोस्तों ये थी बातें मलावी की। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। हाल ही में रिजर्व बैंक ने वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMA की सीमा बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है? ऑप्शन है 65,000, 55,000, 75,000, 70,000। सही जवाब ऑप्शन सी, 75,000 करोड़ रुपए। ये जो सीमा है अभी अंडर वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMA के तहत अभी RBI ने इसे 75,000 करोड़ रुपए कर दिया है। ये जो प्रावधान है ये वित्तीय वर्ष 2019-20 जो कि पहली छमाही जो अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 तक के लिए ही है। उसके बाद फिर RBI और सेंटर बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कितना और होना चाहिए। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों को सरकार के बैंकर के रूप में अस्थायी ऋण सुविधाएं देता है। तो ये जो 75,000 लिमिट है, इसके तहत इन सबको ये ऋण देंगे और इसीलिए इसे अस्थायी ऋण सुविधा को अर्थोपाई अग्रिम या वेज एंड मीन्स एडवांसेस कहा जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 अप्रैल 1997 में की गई थी, ताकि जो भी सरकार की जो भी इसमें लेन देन होता है उसको जो भरपाई होती है वो RBI से होती है और RBI उसके एवज में इन्हें जो लोन देता है ये WMA के तहत ही देता है। इस पे जो ब्याज दर होता है वो रेपो रेट की दर पे ही होता है। जितना रेपो रेट होगा उतना ही WMA के तहत सरकार जो है RBI को ब्याज देती है। जो सीमा जो है ये RBI और सरकार के बीच में तय की जाती है कि कितनी होनी चाहिए। और अब आज का अगला सवाल। इंटरनेशनल रिन्यूएबल्स एनर्जी एजेंसी IRENA के अनुसार वैश्विक बिजली उत्पादन क्षमता का कितना भाग अब अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा पूरा किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं 33%, 25%, 40%, 50%। सही जवाब ऑप्शन ए, 33% या 1/3 ऑफ जो ग्लोबल एनर्जी के जो कंजम्पशन है, वो जो डिमांड आ रही है, उस डिमांड का जो 1/3 सप्लाई होता है, अब वो सीधे सीधे कहाँ से हो रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी या अक्षय ऊर्जा के तहत ही ये सारा डिमांड पूरा हो रहा है। और इस जो कि पहले जो जितना 1/3 हो रहा है उसमें
2351 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल से ही हो रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है अभी के समय में। अगर वर्ल्ड एनर्जी की कंजम्पशन 33% सीधे सीधे यहाँ से आ रही है, और उसमें भी एशिया क्षेत्र का सबसे बड़ा उत्पादन है 61%। इतने का 61% अकेला एशिया करता है, जिसमें चीन, भारत, जापान, कोरिया की भागीदारी सबसे अधिक है। अगर इसमें भारत की बात करें तो इंडिया अभी तक का पूरे विश्व में सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी का प्रोग्राम चालू कर रहा है, और उसने किया है, और जिसने अब तक 74.79 गीगावाट का जो है अपने एनर्जी कैपेसिटी को जो है वो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से ही वो प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें सोलर एनर्जी और विंड पावर जो है वो शामिल हैं। जो सोलर एनर्जी से लगभग 25.21 गीगावाट और विंड पावर से 35.14 गीगावाट वो प्रोड्यूस कर रही है, और आगे आने वाले समय में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि भारत इसको और भी बढ़ाएगा। भारत सरकार का जो थिंक टैंक है नीति आयोग, अगर उसकी बात माने तो इसकी जो एनर्जी डिमांड है भारत की वो लगभग 3 गुना 2040 तक 3 गुना से ज़्यादा हो जाएगा, और इसीलिए ये सारा जो स्कीम है वो शुरू किया गया है। आप सबको पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की भी जो स्थापना है चीन, भारत और फ्रांस ने मिलके की थी, और सिर्फ इसीलिए कि सोलर पावर से जितना ज़्यादा बिजली हो सके हम उत्पादन करें, और ना सिर्फ अपने देशों में बल्कि गरीब देशों में भी इसका प्रोडक्शन करके उन्हें भेजा जाए। और इसी 2040 तक का जो नीति आयोग ने एक अपनी स्टडी बताई, उसके तहत ही भारत सरकार काम कर रही है, और इसी के तहत उन्होंने एक सौभाग्य योजना का भी शुभारंभ किया, जिसमें बताया कि सौभाग्य योजना क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, और जिसके तहत ये टारगेट किया जा रहा है कि हर घर को बिजली दी जाएगी। और अब आज का अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2019-20 की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा के दौरान नीतिगत दरों में कितने अंक की कटौती की? 25, 50, 75, 100। सही जवाब ऑप्शन ए 25 आधार दर, या अगर इसको परसेंट में देखें तो 0.25% की जो है कमी की है, किसमें? रेपो रेट में। तो पहले जो रेपो रेट थी वो थी 6.25%, जो कि अब घट के 6% हो गई है। ये जो द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा हुई थी ये MPC के तहत हुई थी, और इनको जो चेयर किया गया था, यानी इसके जो अध्यक्ष थे वो थे RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। उन्होंने इस दर को नीचे आने की बात कही, ताकि अभी जो अगला जो हमारा फिनेंशियल ईयर चले उसमें हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है जो पिछले 4 सालों से 4% के आसपास ही है, इसको यही कंटिन्यू रखा जाए, ताकि ग्रोथ जो हो इंडिया का इस साल में और भी ज़्यादा बढ़े। और आपको पता है कि अगर आपकी रेपो रेट कम हो गई है तो इससे क्या होगा, आपके जो लोन होते हैं वो नीचे जाते हैं, EMI रेट कम जाते हैं, हाउसिंग लोन, तो जो भी है इससे फिर क्या होता है, इससे जो है बाजार को एक दिशा मिलती है, बाजार आगे बढ़ता है। और अब अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से नवाजा? ऑप्शंस हैं ओमान, UAE, जापान। सही जवाब UAE के प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद। उन्होंने ट्वीट करके अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने ये ऐलान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो वहाँ का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है जायद मेडल, उससे सम्मानित किया जाएगा, और यह किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। UAE के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने कहा है कि भारत के साथ हमारे ऐतिहासिक और व्यापक राजनीतिक और रणनीतिक संबंध हैं। इन संबंधों को और मजबूत करने में मेरे मित्र और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई, ये उन्होंने ट्वीट किया था। अगर इस जायद सम्मान की बात करें तो इनसे पहले, मोदी से पहले, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, सऊदी अरब के किंग सलमान, मोहम्मद बिन सलमान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी यह सम्मान दिया जा चुका है। वहीं अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल जितने भी इन्हें सम्मान मिले, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने इन्हें सम्मान से नवाजा है। अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया से सियोल अवार्ड मिला, इन्हें सियोल पीस अवार्ड मिला था। उसके बाद दुनिया का सबसे पहला जो अवार्ड इस बार शुरू ही हुआ था, फिलिप कोटलर अवार्ड, ये इन्हें मिला था, तो ये इस बार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। UN का चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2018 इन्हें मिला है। फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट अवार्ड मिला है।
आमिर अब्दुल्ला खान अवार्ड ऑफ अफगानिस्तान मिला है। सऊदी अरब का अब्दुल्ला अजीज सार्स अवार्ड मिला है। टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2016 में। तो ये सारे इंटरनेशनल अवार्ड का लिस्ट है जो इन्होंने जब से ये प्रधानमंत्री भारत के मिले हैं, इन्हें इतने सारे इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है अब तक। और अब आज का अगला सवाल, किस कंपनी ने स्टार्टअप चैटबॉट कंपनी हैप्टिक का अधिग्रहण किया? ऑप्शन है रिलायंस जियो, टीसीएस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। सही जवाब ऑप्शन ए रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कदम रखते हुए स्टार्टअप चैटबॉट कंपनी हैप्टिक का अधिग्रहण कर लिया और इसके 87% 87% शेयर को खरीद लिया। हैप्टिक की बात करें तो ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक बिजनेस चैटबॉट है जो ग्राहकों को क्वेरी का जवाब देता है और इसकी शुरुआत 2013 में हुई। ये चैटबॉट के अगर आप देखेंगे हैप्टिक के आप अगर इसको जानते हैं तो इसमें अगर आप इसके यहाँ पे हमेशा आपको एक ना एक कोई बॉट ऑनलाइन दिखाई देगा और इससे आप जो भी क्वेरी पूछेंगे वही क्वेरी का जवाब वो आपको दे देगा। मसलन जैसे आपने पूछा कि कोई फिल्म जो रिलीज हुई वो आपके नियरेस्ट कहाँ है, तो वो आपको सारे लिस्ट बता देगा कि आपके नज़दीक में इसी सिनेमा घर में ये सिनेमा लगी है। तो वो जो है ये हैप्टिक करता है और इसको अब रिलायंस जियो ने इसका जो है इसको अधिग्रहित कर लिया है। अब रिलायंस जियो इसे अपने प्लेटफॉर्म पे लाके अपने यूजर्स को इसकी सुविधा देने वाला है। और अब अगला सवाल, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ILFS बोर्ड ने किसे नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? ऑप्शन है सोमेश सेन, विनीत नैयर, CS राजन, आरती सक्सेना। सही जवाब ऑप्शन सी CS राजन। अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एक आदेश जारी करके ILFS के नए बोर्ड का नियुक्त किया था और अब जब उसके नियुक्ति के 6 महीने बाद ही इस बोर्ड ने CS राजन को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त कर लिया। इससे पहले भी CS राजन जो है वो ILFS में ही कार्यरत थे, लेकिन अब जाके इन्हें जो है वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रबंध निदेशक उन्हें नियुक्ति वहाँ पे मिली है। ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे बोर्ड को ही वहाँ बर्खास्त करके नए बोर्ड की स्थापना की बात हुई थी? क्योंकि ILFS अभी एक क्राइसिस हुआ था जिसमें ये जो मार्केट से या बैंक से जो भी लोन लिए थे वो लोन नाकाम देने में ये डिफ़ॉल्टर हो गया था। उसके बाद इसमें जो है बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं ताकि कंपनी को फिर से खड़ा किया जा सके और जो भी लोन है वो लोन को वापस किया जाए। उसी क्रम में यह एक नया अपॉइंटमेंट है। और अब आज का अंतिम और 8वां सवाल, न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है चंडीगढ़, मानेसर, लखनऊ, चेन्नई। सही जवाब ऑप्शन बी मानेसर। मानेसर में ये न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019 का आयोजन 27-29 नवंबर के दौरान किया जाएगा और इसका जो उद्देश्य है वो है स्मार्ट और हरित भविष्य के लिए उन्नत ऑटोमेटिक तकनीकी के त्वरित अनुपालन, समावेशन, विकास हेतु नए विचारों, जानकारियों, वैश्विक अनुभवों, नवाचारों और भावी तकनीकी रुझानों को साझा करना। इस आयोजन से ऑटोमोटिव उद्योग के सभी हितधारकों को एकजुट करने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी जहां प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर हुई प्रगति को समझने के लिए चर्चाएं की जाएगी। तो इस क्षेत्र में जो ऑटोमोटिव जो ऑटो सेक्टर है उस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन मानेसर 2019 में नवंबर में ये आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों यहीं ख़त्म करेंगे इस पहले सेगमेंट को, बढ़ेंगे दूसरे सेगमेंट पे जहाँ पे मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब देंगे और फिर आपके लिए एक नया सवाल भी रखेंगे। मैंने पूछा था हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला राष्ट्रीय 5G नेटवर्क लॉन्च किया? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान। सही जवाब ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने इतने बड़े कंपटीशन के टाइम में, जबकि चाइना भी, जापान भी, US भी सभी अपने अपने देशों में 5G नेटवर्क को लॉन्च करने का प्रयत्न कर रहे थे, तो ऐसे समय में वो पूरे विश्व में पहला एक देश बना जिसने इस 5G नेटवर्क को लॉन्च कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए अभी जो टेलीकम्युनिकेशन, जो सैटेलाइट और जो ड्रोन या फिर आप यूँ समझें कि जो अभी ड्राइवरलेस व्हीकल, इस सब की जो बात हो रही है, ये सब के लिए एक बहुत ही बड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है इंटरनेट का स्पीड बढ़ते रहना। और जो 5G टेक्नोलॉजी है वो इन सारी चीज़ों को इनेबल करेगा ताकि अब आने वाले समय में आप बिल्कुल ही नए टेक्नोलॉजी के साथ, आप आने वाले अगर 5 सालों में देखें तो अभी जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो सब आपके लिए पुरानी हो जाएगी। हमारे पास इतने सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने वाले होंगे और वो कैसे आएगी? इस 5G के तहत ही। और अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है।
हाल ही में सिरसी सुपारी को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य का उत्पाद है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। साथ ही अपने फीडबैक हमसे जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें जागरणजोश.com।